चलो देन, धीरे धीरे आ जाएंगे सब लोग। एक बार पिछला लेक्चर ना थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, जहां पर हम देख रहे थे कि जो इंजीनियरिंग साइंस है बेसिकली इट डील्स विद आइदर सॉलिड मटेरियल या फिर फ्लूइड्स। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड? मैंने बताया था कि ऑन सब्जेक्शन ऑफ shear स्ट्रेस, इफ द डिफॉर्मेशन इज इरेगुलर, ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, देन इट विल बी सॉलिड। एंड इफ the deformation on application of shear stress it will be continuous, then the material will be called fluid। अगर मान लो किसी भी मटेरियल पे मैं shear stress लगाता हूँ, ठीक है, ये मटेरियल है, मैंने इस पे कुछ shear stress लगा दिया, ठीक है, अब ये मटेरियल क्या करेगा? आगे की तरफ डिफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर इसकी डिफॉर्मेशन लिमिटेड है, मान लो इतना डिफॉर्म होके रुक गया, देन द मटेरियल विल बी कॉल्ड सॉलिड। की मतलब अगर ये shear के अगेंस्ट इसने कुछ रेजिस्टेंस शो करी, देन इट विल बी सॉलिड। एंड व्हाट विल बी फ्लूइड ऑन एप्लीकेशन ऑफ shear स्ट्रेस, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, इट कंटिन्यूज टू डिफॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहेगा। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फ्लूइड। व्हाट इट? तो सॉलिड को अगेन हमने डिवाइड किया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? कोई रिजिड बॉडी लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिजिड बॉडी? जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। एक ऐसी बॉडी विच हैज नो डिफॉर्मेशंस। हमने किसी भी कोई एक बॉडी थी, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, इसको कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है, दूसरे एंड पे कोई रेस्ट्रेनमेंट नहीं है, तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर गई, ये डिस्प्लेस होके अपनी एक नई पोजीशन पे आ गई। ठीक है, जो भी हमने इस पे स्ट्रेस लगाया था, इसने इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस करी, इसकी ये एल लेंथ थी, ये बस शिफ्ट होके आगे चली गई, लेंथ रही एल की एल। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, और इसका एनालिसिस हम 11th-12th में करते थे, जहां पर यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन लगाते थे फिर हम। ठीक है, इस बॉडी में जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसको अप्लाई करते थे कि कितनी डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, क्या कितना कुछ रहेगा। तो 11th-12th में हमने ये सब पढ़ा है। बट हेयर इन सोम वी विल स्टडी डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडीज कौन सी है? विच ऑन सब्जेक्शन ऑफ एनी लोड, ठीक है, दे विल बी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन। जैसे मान लो ये कोई बॉडी थी, ठीक है, आपने इस पे 5 किलोन्यूटन का फोर्स लगाया, इनिशियली इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी सपोज करो। ठीक है, इस तरफ में आपने एक रेस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करके मान लो इसको वॉल के साथ लगा दिया, ठीक है, ये फ्लोर है, तो ये बॉडी क्या करेगी? डिफॉर्म होकर इसका साइज छोटा हो गया, मान लो इस डायमेंशन में छोटी हो गई, इस डायमेंशन में बड़ी हो गई, मान लो, तो बॉडी क्या करी? डिफॉर्म हो गई। अब मान लो ये रही 9.8 सेंटीमीटर की, देन दिस साइड टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, और इसका एनालिसिस हम सोम में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था एक और, कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आपने एक एफ फोर्स लगाई, इसके 2 पॉइंट है ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस एल है। ठीक है, देन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इसके बीच का डिस्टेंस एल रहा। देन आफ्टर सर्टेन टाइम इज इक्वल टू टी पर मान लो इसके बीच का डिस्टेंस चेंज ना होकर के अगेन एल रहा, तो देर इज नो चेंज इन द कन्फिग्रेशन। ठीक है, देर इज नो डिफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। अदरवाइज जो दूसरी बॉडी क्या है, एक और जिसपे मैंने फोर्स लगाई, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज करो एल था, और फोर्स लगाने के बाद एट टाइम t1 इसके बीच का डिस्टेंस l1 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो गया इसकी लेंथ में 2 पॉइंट के बीच की। देन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। देन अगेन वी वेंट फॉर इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब इलास्टिक बॉडी क्या है? विच ऑन सब्जेक्शन टू एनी सॉर्ट ऑफ लोड, इसमें स्ट्रेस जनरेट हो, ठीक है, और वो जो स्ट्रेस है एक सर्टेन लिमिट से नीचे रहे। एक सर्टेन लिमिट, कौन सी लिमिट? एक ऐसी लिमिट जिसके बाद बॉडी में परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन रह जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, एक रबर था, इनिशियली इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, मैंने इसको खींच कर 1.5 सेंटीमीटर तक खींचा, ठीक है, और वापस छोड़ दिया, वापस 1 सेंटीमीटर का हो गया। हाँ, अभी एक साथ चल रहा है, लास्ट वाला आधा घंटा जो होगा वो एई वालों के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये वापस 1 सेंटीमीटर का हो गया। देन दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अगर मान लो इसको एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा खींच देता हूँ, मान लो मैंने इसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया, जब मैंने इसको वापस रिलीज किया ये 1 सेंटीमीटर का ना हो करके अब ये 1.1 सेंटीमीटर का हो गया,
तो इसमें 0.1 सेंटीमीटर एडिशनल स्ट्रेन जनरेट रह गया, मतलब डिफॉर्मेशन रह गई कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इन इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक में भी हमने दो तरह के पढ़े थे, एक वन इज लीनियर इलास्टिक, वन इज नॉन लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक क्या होता है? जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वेरिएशन लीनियर रहे, जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से स्ट्रेन इंक्रीज करे, या फिर स्ट्रेस जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है डिवाइड बाय स्ट्रेन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इनकी रेशियो कांस्टेंट रहे। Got it? Then this is called linear elastic body. And for linear elastic body, always the ratio of increment in stress to ratio of increment in strain, या फिर ratio of stress to strain, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चाहे इसको यंग्स मॉड्यूलस बोल दो या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, देन वन विल बी नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी क्या होगी? जिसमें स्ट्रेस में इंक्रीमेंट कुछ हो रहा है, स्ट्रेन में इंक्रीमेंट कुछ हो रहा है, इन दोनों की रेशियो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन होगी, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट हो गया। दिस स्लोप इज नोन एज ई वैल्यू। ठीक है, इट इज द नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। ठीक है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा? इट विल बी द कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। ठीक है, और बेस क्या होगा? इट विल बी द कोऑर्डिनेट मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो रेशियो होगी, इसको टेंजेंट थीटा को, इसी को हम बोलते हैं ई वैल्यू। तो ई इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो अगर ये स्लोप कांस्टेंट ना है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मान लो इस पॉइंट पे कुछ अलग स्ट्रेन है, ये टेंजेंट डाल दिया, इस पॉइंट पे कुछ अलग है, इस पॉइंट पे कुछ अलग है, तो इट इज नोन एज नॉन लीनियर बॉडी। ठीक है, और अगर इसको वापस रिलीज कर रहे हो, ये वापस यही पाथ फॉलो करके वापस आ जाए, ठीक है, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन ना दिखाए, देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए थे मैंने, एक मिनट वेट करना। ठीक है, देन वी स्टडीड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ बोलता है अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कौन सी है? जिस एक ऐसी लिमिट जहां तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करो, कि वापस अगर हम डिफॉर्म करें और उसको रिलीज कर दें, वापस लोड करके अनलोड कर दें, तो वापस वो अपना पाथ रिट्रेस करके अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। तो अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो ई एक कोफिशिएंट आता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस, जिसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, व्हिच विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से भी ई विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या हुआ? ओके, आज कौन कौन है हमारी क्लास में न्यू? बस ऋषभ जी नए हैं। चलो, तो कोई बताएगा व्हाट इज फेलियर? व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज नथिंग बट इट इज द लॉस ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी। आप कोई भी मटेरियल है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपका फैन है, फैन आपका 24 घंटे चलता रहेगा, घूमता रहेगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ इट। ठीक है, इसको इसी फंक्शन के लिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर मान लो ये चलना बंद कर जाए, तो हम क्या कहेंगे? इसका फेलियर हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, इट इज बाउंड टू परफॉर्म सम फंक्शन। जैसे आपका रूफ है, आपकी स्लैब डली हुई है, इसका क्या फंक्शन है? इट शुड बी इंटैक्ट। ठीक है, इट शुड बी सपोर्टेड ऑन दिस वॉल्स। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए एक जरूरत से ज्यादा। इसके लिए हमने एक लिमिट प्रिस्क्राइब करके, हमारे आईएस कोड है कि कितने डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, कितनी डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आगे में बढ़ेंगे। तो अगर उस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा कोई भी कंटेंट हो जाता है, कोई भी चीज एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा चली जाती है, देन इट इज कॉल्ड फेलियर कंडीशन। ठीक है, तो द लॉस ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी इट इज कॉल्ड फेलियर। ठीक है, तो भले ही जो हमारा फेलियर है, जरूरी नहीं कि
it will be corresponding to fracture. जरूरी नहीं है फ्रैक्चर हो भी सकता है फ्रैक्चर, और ये भी हो सकता है फ्रैक्चर ना हो। जैसे मैंने बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया आपको कि स्लैब है आपकी, अगर मान लो, ठीक है, ये दो कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है, ठीक है, सपोज एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ठीक है, बीम है, तो ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी इन इट्स लाइफ स्पैन ड्यू टू डिफरेंट लोड्स। तो जब ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल्टा अगर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा आ गई, देन विल बी कंसिडर इट एज फेलियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ, याद रखना। इसके नीचे अगर अगर आपको रहना है तो भी रह सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, जब तक गिर ही ना जाए बिल्कुल, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि फेलियर का मतलब फ्रैक्चर ही हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डक्टाइल बिहेवियर। डक्टाइल बिहेवियर का मतलब क्या है कि डिफॉर्मेशन भले ही हो जाए लेकिन चीज टूटे ना, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टाइल बिहेवियर। और एक दूसरा बिहेवियर है कांच का, ठीक है। एक कांच है, जैसे ग्लास है मान लो, ठीक है, वो हल्का सा भी गिरेगा कहीं से तो क्या करेगा, एकदम से टूट जाएगा, ठीक है, एकदम से टूट जाएगा। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड ब्रिटल बिहेवियर। हाँ, वेरी गुड विक्रम जी, दिस इज कॉल्ड ब्रिटल बिहेवियर। तो डिजाइनर हमेशा क्या प्रेफर करता है, डिजाइनर हमेशा प्रेफर करता है कि हम डक्टाइल मटेरियल बनाएं एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। डिजाइनर ऑलवेज प्रेफर डक्टाइल मटेरियल। क्यों? आप एक घर में रह रहे हो मान लो, ठीक है, आपके सिर पे छत है, आप क्या चाहते हो, अगर मान लो किसी दिन भूकंप आए तो आपको पहले वार्निंग मिल जाए कि ना मिले, कि मतलब पहले थोड़ी सी उसमें डिफॉर्मेशन हो, वो छत आपको दिख रही है कि स्लैब नीचे की तरफ आ रही है, थोड़ी डिफॉर्मेशन हुई आपकी उसमें, जैसे बीम दिख रही है आपको, बीम में आपको दिखा कि डिफॉर्मेशन होने लगी, क्रैक्स जनरेट होने शुरू हो गए, आप क्या करोगे, आपको बाहर भागने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा बिहेवियर क्या है कि एकदम से सीधा टूट के आपके सिर पे ही गिरे, क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली हमेशा फर्स्ट बिहेवियर प्रेफर करोगे कि मेरे को पहले वार्निंग मिल जाए एटलीस्ट, ताकि मैं भाग तो जाऊं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा डक्टाइल मटेरियल प्रेफर होते हैं। तो डिजाइनर क्या प्रेफर करेगा, डक्टाइल मटेरियल, बिकॉज इट गिव्स इंडिकेशन। बिफोर फेलियर, नोट करते रहना साथ साथ, गॉट इट। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होगा, ब्रिटल मटेरियल जैसे कि ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक हो गई जैसे, तो ब्रिक क्या करेगी, सडनली टूट जाएगी, कोई वार्निंग नहीं देगी। अगर कोई स्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट का बना है, ठीक है, देन अगेन इट विल शो ब्रिटल बिहेवियर, वो भी अचानक से टूट जाएगा, कोई वार्निंग नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ डक्टाइल चीज वार्निंग देगी आपको, बट इन ब्रिटल मटेरियल नो यील्डिंग फिनोमिना। यील्डिंग क्या होता है, अभी अभी बताऊंगा विक्रम जी, इसी को यील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जो इंडिकेशन देगा ना, ये यील्डिंग ही होती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड यील्डिंग। तो ब्रिटल बिहेवियर में क्या है, कोई यील्डिंग फिनोमिना नहीं आएगा, ठीक है, कोई इंडिकेशन नहीं आएगी, मतलब यील्डिंग को आप एक बार कोई इंडिकेशन ही मान लो, ठीक है। चलो, नाउ वी विल गो फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज और, कभी कोई आपसे पूछ ले कि इज देयर एनी परफेक्टली रिजिड बॉडी, कोई एक एग्जांपल दो परफेक्टली रिजिड बॉडी का, कोई बता सकता है परफेक्टली रिजिड बॉडी? ओके, डायमंड, ओके, ग्रेट। तो याद रखना, नेचर में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती, नो बॉडी इज रिजिड इन दिस नेचर, ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है, गॉट इट। नथिंग इज परफेक्टली रिजिड, देयर इज माइल्ड डिफॉर्मेशन इन एवरीथिंग, हर चीज में डिफॉर्मेशन होगी। तो आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती, हर बॉडी डिफॉर्मेबल होती है, ठीक है। कभी कोई इंटरव्यू में पूछे
देन नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, गुड। और कोई बताएगा? अच्छा चलो, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ वेरी गुड, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो सुनना चाह रहा था मैं। तो इट विल बी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, उससे पहले एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन? सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। रिफ्लेक्शन नहीं, डिफ्लेक्शन पूछा मैंने। ओके वेरी गुड। डिफॉर्मेशन में फिक्स्ड एट ए लोकेशन, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। डिफॉर्मेशन इज चेंज इन ज्योमेट्री, बट डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया मटेरियल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिफॉर्म हो गया, मान लो इसकी ज्योमेट्री में कुछ चेंज आ गया, देन इट विल बी कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी बॉडी पे कोई रेस्ट्रेनमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगी, डिफ्लेक्शन होगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगी। वेरी गुड, इट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेनमेंट, लिख सकते हैं हम। ठीक है, नोन एज रिएक्शन। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, इसको मैंने इस तरफ में रेस्ट्रेन कर दिया, यहाँ से मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, तो ये जो सरफेस है ये क्या करेगा? इस पे एक रिएक्शन जनरेट करेगा, अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिएक्शन। जो भी रेस्ट्रेनमेंट है वो एक रिएक्शन जनरेट करेगी। या फिर एक नॉर्मल सा केस है, कोई बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो 10 किलोन्यूटन की कोई फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो ग्राउंड है ना, ये क्या करेगा? इसके ऊपर 10 किलोन्यूटन की अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आगे डिस्प्लेस नहीं हो सकता। गॉट इट? which keeps body in equilibrium। जो ये रिएक्शन है बॉडी को हिलने नहीं देगी, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, चलो यहीं तक लिख लो। ठीक है, नोट करते रहना हर चीज साथ साथ। व्हाट इट? तो स्ट्रेसेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेसेस? स्ट्रेस क्या होगा? इट विल बी, जो ये रिएक्शन जनरेट हुई, ठीक है, रेस्ट्रेनमेंट की वजह से जो भी रिएक्शन जनरेट होएगी, दैट डिवाइडेड बाय एरिया। रेस्ट्रेनमेंट क्या बताया? रेस्ट्रेनमेंट बताया किसी चीज को रोकना। जैसे कोई एक बॉडी है, उसको किसी वॉल के अगेंस्ट आपने रख दिया और फिर इसको पुश कर रहे हो, तो ये वॉल इसको आगे की तरफ मूव नहीं करने देगी, तो इसको रेस्ट्रेनमेंट। ठीक है, तो ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होगी, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस जनरेट होगी, ठीक है, दैट पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड
स्ट्रेस वैल्यू। रेस्ट्रेंड कर लेते हैं। ठीक है, रेस्ट्रेनमेंट की वजह से जो डिफॉर्मेशन जनरेट होगी बॉडी में, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी। कोई भी चीज है वो इक्विलिब्रियम को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, मान लो आपको भी कोई पुश करेगा तो आप क्या करोगे, एक बार को आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे, आप वापस उसको पुश करोगे ताकि उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो अंडू हो जाए। ठीक है, नेचर में कोई भी बॉडी खुद पे अगर इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहना चाहती है, अगर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट आएगा उस बॉडी पे तो वो क्या करेगी, उसको काउंटर करेगी। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कोई भी नेचुरल फिनोमिना ले लो, आप कुछ भी चीज हो रही है, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो। जब आप किसी चीज को एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो, वो वापस अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करती है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को आप बॉयल करना शुरू कर दो तो वो क्या करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए स्टीम बनाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है एटमोस्फेयर पे। ठीक है, जो उसको इम्पार्ट हुई। तो हर एंड फाइनली क्या होगा, जब इवेपोरेशन हो जाएगी देन फाइनली इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर और अपना नॉर्मल टेम्परेचर वो अटेन कर लेगा। आपको मान लो फीवर हो जाता है। ठीक है, फीवर होने पे क्या होगा, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप होती है, आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। किसी भी बॉडी पे आप कोई एक्शन करोगे उसका एक रिएक्शन जरूर होगा। गॉट इट, तो जो रिएक्शन जनरेट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। गॉट इट, तो यही आपका जो स्ट्रेस है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करेंगे तो यही रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स लिख देता हूं मैं इसको, पर यूनिट एरिया इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। गॉट इट, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, इस पे इस डायरेक्शन में मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ या कंप्रेसिव फोर्स लगा लेता हूँ, छोड़ो। ठीक है, इस तरफ में एक वॉल है, इस तरफ 10 किलोमीटर की फोर्स लगाई मैंने। जब मैं इस तरफ में 10 किलोमीटर की फोर्स लगाऊंगा तो ये वॉल क्या करेगी, इसके ऊपर एक रिएक्शन जनरेट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगेन इट विल बी 10 किलोन्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये जो रिएक्शन जनरेट होगी इट विल बी इक्वल टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है, जो रिएक्शन जनरेट होगी बिल्कुल सेम होगा मैग्नीट्यूड जो कि रिएक्शन फोर्स का है। ठीक है, इट विल बी सेम एज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और मान लो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये 2 मीटर स्क्वायर का है मान लो। ठीक है, इट इज 2 मीटर स्क्वायर, ये जो रेजिस्टिंग एरिया है। तो याद रखना हमेशा जो भी रेजिस्टिंग एरिया आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेजिस्टिंग फोर्स। जो भी रेजिस्टिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही होगी इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एयर। सीटीएम, हाँ बिल्कुल सीटीएम वाला केस ही है ये। सीटीएम में क्या होता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम एक क्यूब रखते हैं। ठीक है, क्यूब रखने के बाद इसको ऊपर से पुश करते हैं और नीचे प्लेट रखी जाती है। प्लेट क्या करती है, ऑपोजिट रिएक्शन जनरेट करती है। जितनी ये वाली फोर्स होगी उतना ही ये वही होता है, 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर शायद। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सोम इसमें भी। ठीक है, इतना ही सीटिंग लोड दिया जाता है इस पे। तो जब ये सीटिंग लोड डलेगा इसके ऊपर तो क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होती है। तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया है। तो लोड, ये तो खैर स्ट्रेस की फॉर्म में दी थी मैंने आपको 0.7। यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड होगा, जो भी लोड होगा जिसपे फेलियर होगा, ठीक है, वो वाला लोड कंसिडर करते हैं इसमें। तो एनीवेज, ठीक है, जो भी लोड डाला, मान लो आपने पी लोड डाला, डिवाइड बाय एरिया। क्यूब का एरिया क्या होता है, 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस लोड डिवाइड बाय एरिया वैल्यू, हमेशा परपेंडिकुलर एरिया अपने को लेना पड़ता है, दैट विल गिव यू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्यूब। तो यहाँ पर स्ट्रेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी नथिंग बट P बाय ए, यानी कि 10/2 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वाज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। गॉट इट।
अब एक्चुअली होगा क्या पता है, ये जो बॉडी होगी हमारी, मैं इसको 2D में दिखा देता हूँ नीचे। सपोज ये बॉडी है, आपने इस पे 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाई थी, जैसे मान लो कंप्रेसिव फोर्स दोनों तरफ से। अच्छा, कंप्रेसिव और टेंसाइल पता है ना, अगर ये एरो जिसकी तरफ है तो इसको दबा रहे हैं हम, तो इट विल बी कंप्रेसिव फोर्स। एरो इसके बाहर की तरफ जाएंगे देन इट विल बी टेंसाइल फोर्स। इसको स्ट्रेंथ बोलेंगे क्या, बताऊंगा अभी स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे मान लो इस तरफ में 10 किलोमीटर फोर्स लग रही है, इस तरफ में 10 किलोमीटर फोर्स लग रही है, तो क्या ये बॉडी क्या करेगी, इस क्रॉस सेक्शन पे इसको अपोज करने के लिए एक अपोजिट फोर्स जनरेट करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस पी इंटरनल, और ऐसे ही इस वाले सरफेस पे पी इंटरनल डेवलप करेगी। ठीक है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस पी इंटरनल विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। एटलीस्ट आपके सोम में कभी डिफरेंस नहीं आएगा, इंटरनल फोर्स इतनी जनरेट होगी, ठीक है, जितना बाहर से फोर्स लग रही है। व्हाट इट फोर्स कितनी जनरेट होगी वो सब अभी न्यूमेरिकल करेंगे सारे। ठीक है, क्या क्या कंडीशन आएगी, क्या क्या फोर्सेस जनरेट हो रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सेम, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इट विल बी सेम। हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे हर केस में सेम होगी है। आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, तो इस केस में जो इंटरनल फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू दिस 10 किलोमीटर इटसेल्फ। हाँ, तो इट विल द इंटरनल फोर्स, जो कंप्रेशन वैल्यू है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, मैंने शायद सॉइल में ही पूछा था आपसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, वेरी गुड। द स्ट्रेस एट फेलियर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ वैल्यू। ठीक है, या फिर आप कह दो कि स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू या फिर लिमिट ऑफ स्ट्रेस। गॉट इट। जैसे मान लो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या है, मान लो एक कंक्रीट है, ठीक है, आपने एक ब्लॉक बना हुआ है कंक्रीट का, आपने इसके ऊपर लोड डालना, जैसे यूटीएम का ही केस ले लो आप। यूटीएम में क्या किया आपने, एक क्यूब बना के रखा, इसके ऊपर लोड डाल रहे हो। ठीक है, मान लो पहले डाला 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ये। अगर मान लो एक, अच्छा, अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, एक ऐसी लोड वैल्यू जिसके कोरेस्पोंडिंग ये क्या करेगा, टूट जाएगा, इस पे क्रैक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स कंप्रेशन टेस्ट, मतलब इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको हम। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्यूब जिसपे फेलियर हो जाएगा। गॉट इट। तो स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दैट फेलियर वैल्यू, जैसे मान लो उस टाइम पे लोड की वैल्यू 50 थी, तो 50 डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 15 इंटू 15, ये किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एट फेलियर। ठीक है, दिस विल वैल्यू एट फेलियर। और अगर मान लो इससे पहले कोई भी वैल्यू हो, जब 10 किलो न्यूटन था, ठीक है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस की क्या वैल्यू थी, 10 बाई 15 इंटू 15। जब 20 हुआ था, 20 बाई 15 इंटू 15। तो दीज वर ऑल वर स्ट्रेसेस। ठीक है, लेकिन ये सारे क्या थे, एलोएबल लिमिट में थे। लेकिन जैसे ही ये फेलियर कंडीशन पे पहुंचा, उस टाइम पे जो स्ट्रेस वैल्यू आएगी, स्ट्रेस एट फेलियर, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पढ़ा होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बोला जाता है इसको, जो भी वैल्यू आती है यहाँ से, कि फेलियर पे क्या वैल्यू आई, तो किसी भी स्ट्रेस की मैक्सिमम लिमिट जो होगी दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेंथ। डन। चलो, अब जो स्ट्रेस है, ठीक है, बेसिकली दो तरह का स्ट्रेस होगा, हम डिस्कस करेंगे। वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वन इज शियर स्ट्रेस। नोट करते रहना, साथ साथ फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन नॉर्मल स्ट्रेस जो है, ठीक है, अगेन इट विल बी क्लासिफाइड इनटू थ्री: एक्सियल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, वन इज एक्सियल, सेकंड वन इज बियरिंग, थर्ड वन इज बेंडिंग। गॉट इट।
और जो shearing stress है it will be divided into two. One will be direct shear stress, another one will be indirect shear stress. ठीक है, अब एक एक को अच्छे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सियल स्ट्रेस. अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, चलो बेसिक से शुरू करते हैं. तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, इट विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, किसी भी प्लेन के नॉर्मल एक्ट करेगा हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर. गॉट इट. तो इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल. ठीक है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा ये. देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3: एक्सियल स्ट्रेस, बेयरिंग एंड बेंडिंग. पहले डिस्कस करते हैं एक्सियल स्ट्रेस क्या है. अब एक्सियल नाम से पता लग रहा है, एक्सियल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस. ठीक है, कोई भी मेंबर है उसकी जो एक्सिस होगी उसकी तरफ मतलब नॉर्मल टू द सेक्शन लगेगा हमेशा और एक्सिस से पास करेगा, मतलब बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा होगा. दैट विल बी कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस. लोड डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस. व्हाट इट. जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, इसकी जो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस होगी, ठीक है, यहां से पास कर रहा होगा ये लोड. ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट. अगर मान लो पॉइंट लोड है तो बिल्कुल सेंटर पे लगना चाहिए, जो इसके सीजी से पास करता हो. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा. ठीक है, जिस डायरेक्शन में इसकी एरो है उसको एक्सटेंड कर दो बस, इट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन. ये इसके सीजी से पास करेगी हमेशा. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सियल लोड. और अगर मान लो यूडीएल की फॉर्म में है, ठीक है, तो यूडीएल की फॉर्म में कैसे लग रहा होगा, ये हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म लग रहा होगा. ये टेंशन की टेंसाइल फोर्स दिखा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, गॉट इट. तो ये टेंसाइल फोर्स है सारी, इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस. बीच में भी आएगा हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे, मतलब यूनिफॉर्म लग रहा होगा ये. इट विल बी नथिंग बट स्ट्रेस, इट विल बी P over A. स्टील टेस्ट फॉर टेंशन इन यूटीएम. एग्जैक्टली देखो नवीन जी, वहां पर ये कंडीशन डेवलप होती नहीं है एग्जैक्टली बोला जाए तो, बट हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये हो सकता है. जैसे कि सीटीएम में यही काम होता है ना. कंप्रेशन टेस्ट में, कंप्रेशन टेस्ट में क्या है, आपकी जो प्लेट है वो पूरे क्यूब के कांटेक्ट में रहती है. जो क्यूब है आपका, इसका जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा इसके कांटेक्ट में रहेगी आपकी जो प्लेट है हमेशा. तो हर पॉइंट पे इक्वल स्ट्रेस लग रहा होगा. किसी भी पॉइंट पे देख लेना, सारे पॉइंट कांटेक्ट में होंगे, हर किसी पे इक्वल स्ट्रेस लग रहा होगा. गॉट इट. और इनका जो सीजी पास करेगा वो इसके सेंट्रोइड से पास करेगा. इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा होगा इसका सीजी, सॉरी लोड का रिजल्टेंट. गॉट इट. हमेशा एक्सिस से पास करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस. विक्रम जी समझ आ गया अब. डायग्राम ओके. जैसे मान लो कि एक बीम है, ठीक है, अगर आप कोई लोड लगा रहे हो बिल्कुल इसके सेंटर पे, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने एक पॉइंट लोड लगाया, बिल्कुल सेंटर पे लगा रहे हो, तब ये क्या करेगा, सिर्फ इसको कंप्रेस करेगा. ठीक है, सिर्फ इसको कंप्रेस करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस. ठीक है, अगर मान लो सेंटर पे न लगा करके आपने कहीं और लगा दिया, इसको किसी एसेंट्रिसिटी पे लगा दिया, ठीक है, मान लो दिस इज ई एसेंट्रिसिटी, तो क्या करेगा, इस बीम को डिफ्लेक्ट कर देगा. ये बीम इनिशियली ऐसे होनी चाहिए थी, आपने स्ट्रेस को यहाँ लगाया, ठीक है, तो ये बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से. व्हाट इट. तो ये बेंडिंग बन जाएगा इस केस में. अभी बीम बेंड हो गई ना, तो बेंडिंग बन गया ये. तो इसलिए हमेशा सीजी पे लोड लगना चाहिए ये.
ठीक है। और अगर यूडीएल लगाते हो आप, यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, की हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड का लोड आए। जैसे आप कंप्रेशन टेस्ट में करते ही हो, बेसिकली हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस लग रहा होता है और उसका रिजल्टेंट हमेशा सीजी से पास करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, सॉरी। देन सेकंड वन इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। स्टील टेस्ट प्योरली एक्सियल क्यों नहीं है? प्योरली एक्सियल नहीं है क्योंकि आप जब भी उसको उसका सैंपल प्रिपेयर करते हो, मतलब जो स्टील बार यूज करते हैं हम, उसको हमें ब्रैकेट बनाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्ट्रेस इनहोमोजेनिटी की हो जाती है जनरेट। आइडियली तो होना क्या चाहिए, स्ट्रेट बार होनी चाहिए, इसके दोनों एंड क्लैंप करो और इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगनी चाहिए। लेकिन जब इसको ग्रिप करने के लिए कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है, तो अपने को ये ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं, तो ग्रिप बनती है यहाँ पे, इसलिए इनहोमोजेनियस कंडीशन डेवलप हो जाती है। चलो, अब बियरिंग स्ट्रेसेस क्या हैं? इट इज नथिंग बट द कंप्रेसिव स्ट्रेस अराइज रिवेट होल में लगता है सरकमफ्रेंस में। ओके, हाँ बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा अभी बता देता हूँ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अराइजिंग व्हेन वन बॉडी is supported over another. Is called bearing stress. अब मेरे को ये बताओ, कहीं और भी bearing पढ़ा है आपने वर्ड? एंगल तो पढ़ा है, चलो ठीक है। कहीं बियरिंग कैपेसिटी पढ़ा हो? वो ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी हाँ, सॉइल में, वेरी गुड। फाउंडेशन, वेरी गुड। आरसीसी, आरसीसी में नहीं होता, सॉइल में ही होता है बेसिकली। वो फाउंडेशन जो डलती है वहां पे हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, वो वहां से याद आया, आपका भी बियरिंग कैपेसिटी बचा है, फाउंडेशन पार्ट सॉइल का भी। ठीक है, तो बियरिंग हमेशा होता है फाउंडेशन के केस में। अब फाउंडेशन में हम बेसिकली करते क्या है, देखो ये आपकी सॉइल है, ठीक है, अपने को हमारे स्ट्रक्चर का लोड जो है इस सॉइल के ऊपर डालना है। लेकिन हम डायरेक्टली कॉलम इस पे रेस्ट तो नहीं करवाते। ऐसा होता है डायरेक्टली कॉलम इस पे रेस्ट करवा दे और उसके ऊपर लोड डाल दिया? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर पंचिंग शेयर होने का चांस ज्यादा है। ये कॉलम जो है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, ये पंच होके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और सेटलमेंट हो जाएगी फाउंडेशन की। ठीक है, आपका घर टूट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे फुटिंग देते हैं। ठीक है, फुटिंग की कोई भी टाइप हो सकती है। ठीक है, स्क्वायर फुटिंग दे सकते हो, सर्कुलर फुटिंग दे सकते हो, टेपर्ड फुटिंग दे सकते हो। टेपर्ड में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके नीचे ऐसे एक टेपर्ड क्रॉस सेक्शन दे देते हैं और एरिया बढ़ा के, ठीक है, एरिया, दिस इज एरिया ऑफ कॉलम, दिस इज एरिया ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फुटिंग देखना ज्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ कॉलम। तो हमने क्या किया, सेम लोड के लिए एरिया को बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइड बाय एरिया। अगर मैं एरिया ऑफ कॉलम लेता विच वुड बी ए लेस वैल्यू, इस केस में स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने फाउंडेशन प्रोवाइड करके क्या किया, इसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से स्ट्रेस वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अब जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होगी, मान लो पहले बियरिंग कैपेसिटी 200 थी, ठीक है, और ये वाला काम करने पे सपोज करो एरिया ऑफ कॉलम वाज 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लोड वाज 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती थी, 200 पहुंच जाती थी। ठीक है, तो 200 पे पहुंचते क्या करेगा, ये कॉलम पंच करके अंदर घुस जाएगा। लेकिन अब मैंने इस एरिया को इंक्रीज कर दिया। अगर मान लो अब ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया मैंने, अब इस केस में क्या होगा स्ट्रेस वैल्यू, इट विल बी 100 नाउ, विच विल बी लेस देन
सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो अब यहाँ पर पंचिंग होने के चांसेस कम हो गए क्योंकि मैंने स्ट्रेस को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ से बेसिक निकल के आया था बियरिंग का। तो बियरिंग स्ट्रेसेस याद रखना, बियरिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कब राइज होते हैं, व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर सपोर्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस इन बियरिंग, इट विल बी नथिंग बट पी ओवर ए एफ। ठीक है, ना कि ए सी। गॉट इट। जो हमारी टेपर्ड फुटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, दिस विल बी द एरिया इन बियरिंग। ठीक है, इसको आप ए बी ही कर लेना, इट विल बी एरिया इन बियरिंग। ठीक है, ए एफ ना करके एरिया बियरिंग। ये वाला जो एरिया होगा, हैश्ड पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस विल बी द बियरिंग एरिया। तो लोड डिवाइड बाय बियरिंग एरिया, इट विल बी कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि डायरेक्ट ना दे करके हमने एक और स्ट्रक्चर बीच में डाला। गॉट इट। तो जब भी ऐसे दो बॉडीज आएंगी देन इट विल बी कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेसेस। जैसे अब आपने बोला था किसी ने कि बियरिंग स्ट्रेसेस रिवेट होल में होता है, सरकमफ्रेंस में। ठीक है, तो रिवेट होल में क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम, दिस इज रिवेट। ठीक है, रिवेट्स का हम एरिया बढ़ा देते हैं, खाली इतना एरिया ना दे करके ये वाला नेट एरिया हो जाता है हमारा। ठीक है, तो वहां पर भी बियरिंग हो रही है बेसिकली। रिवेट है ये, जैसे बोल्ट होते हैं ना हमारे, बोल्ट डालते हैं ना किसी चीज में, वही है ये। रिवेट भी वैसे ही होता है बोल्ट जैसा, पढ़ेंगे स्टील में। हाँ, मशरूम। चलो, थर्ड वन इज बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन, दे प्रोड्यूस नॉर्मल स्ट्रेसेस। एसेंट्रिक बस एक टाइप है, एसेंट्रिक की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं बेंडिंग स्ट्रेस को जनरेट करने के। गॉट इट। अगर मान लो लोड सीजी पे ना लग के कहीं और लग जाए, प्रोमिनेंट रीजन तो यही है। दूसरी बात है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को लोड ना करके ट्रांसफर्स एक्सिस को लोड करते हैं, इन दैट केस आल्सो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट। इसका मतलब क्या है देखना, एक तो मैंने आपको बताया कि आप लोड को सीजी पे ना लगा करके कहीं और लगा रहे हो, इन दैट केस बेंडिंग विल जनरेट। नहीं तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस वन इज ट्रांसफर्स एक्सिस, इससे अपोजिट वाली। तो अगर आप लोड को यहाँ ना दे करके इस वाली डायरेक्शन में कहीं पे दे देते हो, मान लो इसके सेंटर पे आपने लोड डाल दिया। ठीक है, एक बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम, नॉर्मल केसेस जो हम पढ़ते हैं, सोम में पढ़ेंगे आगे बहुत सारे केसेस। यहाँ पर आपने पॉइंट लोड डाल दिया, यूडीएल डाल दिया, यूवीएल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डाल करके ट्रांसवर्स एक्सिस में लोड डाला। इसकी वजह से बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब क्या था, बीम ऐसे रेस्ट कर रही थी, ठीक है, सपोर्ट्स के ऊपर, दीज आर सपोर्ट्स। अब ये बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट करेगी, इसका जो सेंटर होगा इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। अगर लोड एक्सियल लग रहा है फिर भी बेंडिंग हो सकती है, नहीं, अगर बिल्कुल सीजी से पास कर रहा होगा लोड तो कभी भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अंटिल यू आर लोडिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड यू आर अप्लाइंग लोड ऑन सीजी, जिसका रिजल्टेंट सीजी से पास करेगा, तो कभी भी आपकी बेंडिंग नहीं होगी, हमेशा एक्सियल लोड होगा, वो एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। गॉट इट। तो देखो, अगर मान लो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस जो बिल्कुल सेंटर से पास करता है किसी भी बीम का, तो जब ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर लेंथ इनिशियली एल थी, तो अब क्या करेगी, इस बीम की लेंथ ऐसे हो जाएगी ये बीम। ठीक है, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक,
इट विल बी एल डैश विच विल बी लेस देन दिस एल, और यहाँ पर नीचे अगर इनिशियल लेंथ एल थी तो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड, मान लो एल डबल डैश, यहाँ पर एल डैश विल बी लेस देन एल और एल डबल डैश इट विल बी मोर देन एल, ठीक है। जब आपने इसको ट्रांसफर डायरेक्शन में लोड किया, मान लो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई उसमें ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है बीम में, हमारे केस में जब भी हम बीम की स्टडी करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस जो होगी इट विल बी द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, इस सेंट्रल एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, दीज आर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, समझ रहे हो ना 3D में, और नीचे हमेशा टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। गॉट इट? ऊपर जनरेट होगा कंप्रेशन और नीचे टेंशन। एक बेसिस यहां से निकल के आता है, अगर ऊपर कंप्रेशन जनरेट हो रही है नीचे टेंशन जनरेट हो रही है, ठीक है, तो जो आपका कंक्रीट है, ठीक है, वो टेंशन कभी नहीं ले सकता। अभी हम बात करेंगे कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल की, तो जो हमारा कंक्रीट है इट विल बी ए ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल पे अगर आप कभी भी टेंशन लगाओगे वो टूट जाएगा, ठीक है। ब्रिक को अगर आप पकड़ के दबाओगे, ठीक है, ऐसे दबा लो चाहे ऐसे दबाओ, तो कभी नहीं टूटेगी, बहुत मुश्किल से टूटेगी जब इसकी फ्रैक्चर लिमिट एक्सीड हो जाएगी। मान लो इस तरह तो ये 500 किलो न्यूटन को उठा सकती है, लेकिन अगर इस ब्रिक को पकड़ के ऐसे खींचोगे दोनों तरफ तो हो सकता है 50 किलो न्यूटन में फेल हो जाए, ठीक है। तो जो भी आपका डक्टाइल मटेरियल होगा इसकी टेंसाइल कैपेसिटी सबसे कम होती है, ठीक है, तो कभी भी टेंशन में हम ब्रिटल मटेरियल नहीं दे सकते। तो कंक्रीट क्या है, इट इज ए ब्रिटल मटेरियल, कंक्रीट ओनली, ठीक है। तो अगर कंक्रीट को आप टेंशन प्रोवाइड करो तो वो टूट जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टील बार डलते हैं हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, बीम में हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ही मैक्सिमम टाइम। वैसे तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम अगर आप डेवलप करोगे तो यहाँ पर हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम। क्यों? क्योंकि नीचे टेंशन आ रही है और कंक्रीट तो टेंशन को बियर नहीं कर सकता, तो इसलिए स्टील चाहिए अपने को एटलीस्ट न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नहीं भी प्रोवाइड करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ऊपर क्या आ रही है, सिर्फ कंप्रेशन, और कंक्रीट जो है इट इज कैपेबल एनफ टू हैंडल दिस कंप्रेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम ऊपर स्टील यहाँ भी डाल देते हैं। Got it? So these are type of stresses. Next one is shearing stresses. Shear stress. नॉर्मल स्ट्रेस तो हो गए खत्म, 3 तरह के थे सर। एक्सियल लोड में बकलिंग तो उसको बेंडिंग बोल सकते हैं, बकलिंग होती है, हाँ उसको भी बेंडिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, अगर मान लो उसकी सिलेंडरनेस रेशियो बहुत ज्यादा होगी। सिलेंडरनेस रेशियो का मतलब है कि अगर मान लो इसकी लेंथ आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उस केस में चाहे आप कंप्रेशन भी दे रहे हो वो भी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट कि ये जो कंप्रेशन भी है ये भी शेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से बकलिंग होती है, इस शेयर की वजह से। कंप्रेशन की वजह से कभी बकलिंग नहीं होगी। व्हाट इट? कंप्रेशन शेयर में जनरेट हो जाता है, शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि सॉइल हमेशा शेयर में फेल करती है। आपने कोई भी स्ट्रेंथ पढ़ी है सॉइल में, शेयर स्ट्रेंथ हमने पढ़ी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ी है आपने सॉइल में, क्योंकि सॉइल कभी कंप्रेशन में फेल ही नहीं करती। उसके ऊपर कंप्रेशन लोड भी डालोगे ना, जो हमने ट्रैक्जिल का सैंपल बनाया था ना 38/76 का, वो मैंने इसीलिए बताया था L/D रेशियो को 2 रखते हैं हम, ठीक है। L/D रेशियो इट इज नथिंग बट सिलेंडरनेस रेशियो। तो एक सिलेंडरनेस रेशियो को अगर आप 2 जनरेट कर देते हो तो यहाँ पर जो आप कंप्रेसिव लोड लगाते हो ये भी कन्वर्ट हो जाता है शेयर में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। चलो, देन व्हाट इज shear stress? shear क्या है?
स्ट्रेस एक्टिंग इन प्लेन ऑफ सेक्शन। एक मिनट, इन प्लेन ऑफ सेक्शन, जो भी स्ट्रेस इन प्लेन लग रहा है, जैसे कि मान लो पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मल टू द प्लेन स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इस प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं, इसको हम बोलते थे नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अगर इसी प्लेन के कोरस्पोंडिंग लगने लगे देन इट विल बी कॉल्ड shear स्ट्रेस। shear इज नथिंग बट एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर अपनी पाम रखो और पाम को स्लाइड करो टेबल पे, तो आपके हाथ के और इस टेबल के सरफेस के बीच में जो स्ट्रेस जनरेट होगा इट विल बी shear स्ट्रेस। गॉट इट? या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो आपने लिया कोई भी एक चीज ले ली, मान लो एप्पल ले लिया एक, ठीक है, एक एप्पल लिया, कैसा होता है एप्पल, ये रहा एप्पल, ठीक है, आपने इसको बीच में से काट दिया ऐसे, ठीक है, नाइफ लिया और नाइफ को क्या कर रहे हो आप, धीरे धीरे करके यहां से, ये नाइफ है मान लो आपका, इसको इस तरफ में पुश कर रहे हो, तो यू आर डूइंग नथिंग बट अप्लाइंग ए shear स्ट्रेस, ठीक है। ये जो प्लेन होगा इसके कोरस्पोंडिंग आप एक shear स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये जो प्लेन है इसके कोरस्पोंडिंग एक shear स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो आप इस तरफ को, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस में एरिया क्या होगा करेंगे बात उसकी भी, अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, हाँ एप्पल की बात कर रहे थे, तो ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ फोर्स trying to cut through the material, it is called shear stress। Got it? जैसे मान लो एक बीम है, ठीक है, इट इज सपोर्टेड ऑन टू सपोर्ट्स या फिर टू हिंजेस, जो मर्जी बोल दो, ठीक है, दिस इज द बीम और इसके ऊपर अलग अलग लोडिंग कंडीशन लगी हुई हैं, ठीक है, पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, यूडीएल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बीम में हम वेरिएशन देखते हैं ना शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, तो इट इज नथिंग बट अब ये फोर्स क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इसको कट कर देगी ये, ठीक है। या फिर मान लो कोई भी आप फोर्स लगा रहे हो एक बीम पे, एक पॉइंट लोड लगा दिया आपने, जो इसका रिएक्शन आ रहा है इट विल ट्राई टू कट दिस बीम इनटू टू पार्ट्स। व्हाट इट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। इसको जैसे मान लो इट विल बी द शीयर फोर्स, वी से हम डिनोट करते हैं शीयर फोर्स को, और एक मोमेंट जनरेट करके दिखा देते हैं इस तरफ में, ठीक है। तो इट विल बी द इक्विवेलेंट सेक्शन, ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट सेक्शन बोलते हैं। हमने यहाँ पे इसको कट करके दिखा दिया। तो कोई भी एक ऐसी फोर्स जो किसी भी स्ट्रक्चर को या बीम को कट कर दे, ठीक है, अलोंग द प्लेन लगे और इट ट्राइज टू कट थ्रू द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस, ठीक है, या डायरेक्ट शीयर फोर्स बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा इट विल बी डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस। और इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, कौन सा एरिया कट करेगा, ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा यही सेम एरिया होगा जो हम पीछे एक्सियल स्ट्रेस के केस में ले रहे थे, ठीक है, सेम एरिया होगा, ठीक है। तो दिस शीयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इट विल गिव यू शीयर स्ट्रेस। अब शीयर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसे आएगी ये देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ द शीयर स्ट्रेस। अच्छा, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस हम लोगों ने देख लिया ना, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन कैसे थी, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा जीरो, देखो यहाँ पर जीरो है, इसको अगर मैं 2D में दिखाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे कर लेते हैं, टेंशन को पॉजिटिव, कंप्रेशन को नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे कंप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन है। डायग्राम बता देना फिर से, ये वाला बेंडिंग स्ट्रेस का,
लास्ट वाला तो बताऊंगा अभी, बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेंडिंग स्ट्रेस में पहले दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहेगा, 0। और जितना ज्यादा हम दूर जाते जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर्स पे, ठीक है, यहाँ पर होगा मैक्सिमम। ठीक है, इन केस ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन है 2D में। ठीक है, ये डायग्राम छोड़ दो आप, इस चीज को भूल जाओ, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज समझ लेना कि एक बीम है, ठीक है, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, और ये लोड क्या कर रहा है, इसको काटने की कोशिश कर रहा है। आप एक आरी लेके यहाँ से इसको काटने की कोशिश कर रहे हो, इसको इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज द बीम इन 3D। आपने एक आरी ली ऐसे, ठीक है, और इसको काटना शुरू कर दिया इस वाली डायरेक्शन में, ऐसे 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 करके, और इसके 2 पीस कर दिए बीच में से। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाई है आपने यहाँ पे इस वाली एक्सिस में, दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स, व्हाट इट, और डिवाइड बाय रेजिस्टिंग एरिया, इट विल बी कॉल्ड शियर स्ट्रेस। सिंपल सी बात। जब आप इसको काट दोगे 2 पीसेस में, तो इसका जो सरफेस होगा, ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर मान लो इसकी डेप्थ h है, तो ये हो जाएगा h/2, ये भी हो जाएगा h/2, यहां से पास करेगी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और अपनी शियर स्ट्रेस की जो वेरिएशन आएगी, ये शियर फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा यहाँ पे। अब मैं इसको सेंटर के अबाउट इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दिखा रहा हूँ। क्यों ज्यादा दिखा रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, शियर स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, शियर स्ट्रेस अलग ही है यार, एक्सियल और बेंडिंग तो नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप थी। ठीक है, समझो इस चीज को कि नॉर्मल स्ट्रेस है, उसके 3 टाइप थी, एक्सियल, बेंडिंग और बियरिंग। ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ पे, अब शियर स्ट्रेस अगला स्ट्रेस शुरू हुआ है। नॉर्मल तो क्या करते हैं, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, जैसे आपके सामने टेबल पड़ी है, अगर आप इस टेबल पे थप्पड़ मारते हो, ठीक है, इट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस कि आपने परपेंडिकुलर इस टेबल के कुछ किया है। ठीक है, और इसी पे हाथ रख के अगर आप हाथ को स्लाइड करते हो, इट विल बी शियर स्ट्रेस, व्हाट इट। तो इन प्लेन जो लगेगा वो शियर, और आउट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो लगेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इट। अब नॉर्मल की 3 टाइप है, बेंडिंग, बियरिंग और एक्सियल, और शियरिंग स्ट्रेस की 2 टाइप है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी चीज को काटते हो देन इट विल बी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे एक इरेजर है, ठीक है, आप एक इरेजर लो, उस इरेजर को आपको काटना है। ठीक है, आप इसके ऊपर नाइफ रखोगे इरेजर के ऊपर, और यहाँ से काटना शुरू करोगे। ठीक है, जब यहाँ से काटना शुरू करोगे, तो जब ऊपर ऊपर काटोगे, यहाँ ऊपर ऊपर, तो ज्यादा फोर्स लगेगी, या जब बीच में पहुंच जाओगे तब ज्यादा फोर्स लगेगी। वेरी गुड, बीच में ज्यादा फोर्स लगेगी, राइट। ऐसा क्यों होता है, टॉप पे ज्यादा फोर्स लगेगी, बीच में। आप एप्पल को भी काटते हो, तो जब आप उसको काटना शुरू करते हो इसके एजिस पे, ठीक है, यहाँ पर एजिस पे तो ये जल्दी कट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बीच में पहुंचते हो, इस वाली रीजन में थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगती है, फिर जब आप कॉर्नर पे पहुंचने लगते हो तो जल्दी कट जाता है। ठीक है, नहीं, शियर तो हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, लेकिन बस मैं इतनी चीज बताना चाह रहा हूँ कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो सेंटर के आसपास कहीं लाई करता है। अगर एक रेगुलर बॉडी होगी, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक कंडीशन होंगी, ठीक है, तो इस बॉडी का जहां पर सीजी लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास, वहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड हम मान के चलते हैं कि उसी पॉइंट पे होता है। इस वजह से सेंटर के पास जो शियर स्ट्रेस लगेगा, इट विल बी मोर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, साइड से फोर्स लगती है, रेजिस्टिंग एरिया ना ज्यादा है सेंटर के कोरेस्पॉन्डिंग। फ्रिक्शन का भी, फ्रिक्शन तो देखो हर पॉइंट पे बराबर है, सच बताऊं तो। आपका जो इसका सरफेस है, सेब का सरफेस है, वो भी वैसे का वैसे है हर पॉइंट पे, होमोजेनियस कंडीशन है, हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम एक जैसा। और चाकू का जो सरफेस है आपका, वो भी हर पॉइंट पे एक जैसा है। ठीक है, तो जब आप उसको काटोगे तो सेंटर पे क्यों लगेगा ज्यादा जोर, क्योंकि देखो हाफ अगर एप्पल लूं मैं, ठीक है, हाफ एप्पल जब आप इसको इस तरफ में कट कर रहे हो, तो इस चीज को अपोज करने के लिए ये सारा एरिया है
ये सारे एरिया ओपोज करेगा इस चीज को, गॉट इट। जबकि मतलब वैसे तो कंप्रेशन में है, वैसे तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इस डायरेक्शन में काटोगे तो मतलब वैसे तो फिर आप ये बोलोगे कि इतना एरिया है यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये वाला कंसेप्ट रहने दो, बस ये मान लेना कि सीजी के अबाउट जो मास है वो ज्यादा कंसंट्रेट होता है, इस वजह से मैक्सिमम फोर्स है वो बीच में लगती है, गॉट इट। तो इसकी जब वेरिएशन आप बनाओगे 2D में, ठीक है, तो एजिस पे तो शियर स्ट्रेस होगा 0, ठीक है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इट विल बी मैक्सिमम, गॉट इट। दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, गॉट इट। और ये जो वेरिएशन है इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। एक यहाँ से एक और कंसेप्ट जनरेट कर लेते हैं कि अगर मान लो अपने को कोई चीज बेंडिंग में प्रोवाइड करनी है, मान लो एक क्रॉस सेक्शन अपने को बेंडिंग में प्रोवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे वेरिएशन देखो बेंडिंग में कैसी है, न्यूट्रल एक्सिस पे तो बेंडिंग है ही नहीं, और जितना आप दूर जाते जा रहे हो उतनी ज्यादा बेंडिंग इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपको बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए एक एरिया देना है, तो कैसा एरिया दोगे, जो कॉर्नर पे से तो जिसकी विड्थ ज्यादा हो, ठीक है, और सेंटर में जिसकी विड्थ कम हो तो भी चलेगा। कौन सा सेक्शन होता है आइडियल, द मोस्ट आइडियल सेक्शन फॉर रेजिस्टिंग बेंडिंग, क्वेश्चन आया हुआ है हिमाचल जेके में, जेई में भी आया हुआ है, ठीक है, कई बार। तो इट विल बी आई सेक्शन, बट इट अलग अलग सेक्शन दे देगा आपको, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल टू रेजिस्ट बेंडिंग। तो याद रखना जिसमें कॉर्नर में एरिया ज्यादा हो इस वाले स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए, दैट विल बी आई सेक्शन, गॉट इट। इन तीनों में से मोस्ट आइडियल विल बी दिस टू रेजिस्ट बेंडिंग। रिपीट कर देता हूँ, जैसे मान लो बेंडिंग एक्सिस की वेरिएशन कैसे, देखो सेंटर पे तो बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट 0 है, ठीक है, और जितना ज्यादा दूर जाते जा रहे हो उतना ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। तो मेरे को एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, या ऐसा क्रॉस सेक्शन चाहिए जिसमें कॉर्नर में तो एरिया हो मैक्सिमम और सेंटर में मिनिमम हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें कॉर्नर में एरिया ज्यादा और सेंटर में कम, इट विल बी आई सेक्शन। तो इट विल बी मोस्ट आइडियल सेक्शन टू रेजिस्ट बेंडिंग, आई सेक्शन, गॉट इट। और देखो यहाँ पर आओ शियर स्ट्रेस के लिए, तो शियर स्ट्रेस में क्या है, देखो एजिस पे तो है 0, कोई जरूरत नहीं है, एज पे विड्थ ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम है, तो सेंटर में विड्थ होनी चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अमंग दिस क्रॉस सेक्शन व्हिच विल बी द मोस्ट आइडियल, very good, circular section, it will be most ideal to resist shear, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट shear, नोट कर लो आप पहले आराम से। लास्ट वाला रिपीट, ओके। मैं कह रहा था देखो बेंडिंग की जब बात करते हैं तो बेंडिंग एक्सिस की वेरिएशन कैसी है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट 0 और एजिस के अबाउट मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको एक ऐसा क्रॉस सेक्शन चाहिए कि एजिस के अबाउट तो ज्यादा एरिया हो इस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए, और सेंटर के अबाउट कम भी हो तो भी चलेगा। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा एरिया है जो न्यूट्रल एक्सिस जितना दूर जाते जाओ एरिया बढ़ेगा और न्यूट्रल एक्सिस पे एरिया कम भी है, तो इट इज आई सेक्शन। तो आई सेक्शन इज मोस्ट आइडियल इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। और शियर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसी है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम और एजिस पे है 0। तो अपने को एक ऐसा एरिया चाहिए या ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए या ऐसा
क्रॉस सेक्शन चाहिए जिसका सेंटर में तो डायमेंशन मैक्सिमम हो और एजेस पे भले ही 0 हो। ठीक है, तो ऐसी डायमेंशन कौन सी है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। Got it? The next one is indirect shear stresses. ठीक है, लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। Arises due to या तो टेंशन और कंप्रेशन की वजह से जनरेट होगा, ठीक है, या फिर टोर्जन की वजह से जनरेट होगा, टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला केस है इसकी बात कर लेते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन की वजह से कैसे जनरेट हो पाएगा। मान लो कोई इर्रेगुलर बॉडी है इस तरीके की, ठीक है, मैंने इसके दोनों एजेस पे पी फोर्स लगा दी, तो अब यहाँ पे तो सिंपल प्लेन है सीधा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा है मान लो, तो इस पी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज पी कोस थीटा, वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट पी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। गॉट इट? दो कंपोनेंट हो गए। तो अब ये जो पी कोस थीटा है ये इस वाले सरफेस के कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर या नॉर्मल, तो ये तो दे देगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कैसे लग रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है, देन इट विल गिव shear stress। नाइन्टी माइनस थीटा होगा शायद, ओके, कोई भी हो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और वैसे होगा ये, इट विल बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन गया, ठीक है, तो ये एंगल 90 होगा, एंड इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये एंगल 90 होगा, ये थीटा ही होगा यार, दिस विल बी थीटा। अल्टरनेट एंगल से, हाँ अल्टरनेट एंगल भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे हम। ये एक लाइन है, these are alternate angles, right? ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, थीटा ही होगा ये वाला एंगल। हाँ ये वाला पूरा 90 होगा ये वाला एंगल। चलो ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ड्यू टू 90 माइनस थीटा आया, चलो कोई नहीं, जो भी आया, बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि इसमें एक नॉर्मल कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, एक shear कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टोर्जन, ठीक है। अब टोर्जन किस वजह से होगा? जैसे मान लो हमने शाफ्ट का केस देखा था उस दिन, ठीक है, एक शाफ्ट है, मैंने इस पे कुछ ना कुछ shear stress लगा दिया, ठीक है, या फिर एक टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको एंड को पकड़ के घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, इस तरफ को क्लॉकवाइज घुमाया, इस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। तो इस शाफ्ट का एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसका भी, ठीक है, एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये शाफ्ट क्या करेगी? घूमेगी, ठीक है, दिस शाफ्ट विल रोटेट। तो मान लो इस शाफ्ट पे, ठीक है, ये शाफ्ट ऐसे थी, इस पे मान लो ये एक सेक्शन काट लिया मैंने, ठीक है, ये एक सेक्शन था एक इस शाफ्ट का, मतलब एक पॉइंट रेफरेंस ले लिया मैंने, सेंटर, ये न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट था सेंटर का, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। और जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा,
ठीक है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, शिफ्ट करके इस तरफ घूम जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। पूरी सर्कुलर आर्क है, मान लो ये पूरी एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट। ये पॉइंट जैसे था, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसमें कुछ रोटेशन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट? तो ये जो वेरिएशन आई, ये वाली वेरिएशन, इट इज द वेरिएशन ऑफ टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितनी रहेगी, 0, और मैक्सिमम आउटर एज पे हो जाएगी। ठीक है, तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जो है इज 0 एट सेंटर एंड maximum at extreme point। डन? जल्दी नोट करो। अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते क्या? जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको पास करता हुआ एक एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होते हैं ना? इक्वल ही तो होंगे यार, ये थीटा ही तो आएगा। थीटा ही आएगा ये भी। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, आप ये बोल रहे हो? ठीक है, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ये वाला एंगल थीटा होगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो ये पी साइन थीटा हो जाएगा इस केस में, और ये पी कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। गुड। मेरा मैथ बहुत वीक है यार। किसी ने पूछा था लास्ट वाला फिर से बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। पी कोस थीटा शेयर कंपोनेंट हो गया ना, क्योंकि इन प्लेन लग रहा है ये। इस वाले सरफेस पे देखो, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और इसके टेंजेंशियल जो लगता है इस सरफेस के, इसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस, शियर कंपोनेंट होगा ये। सॉइल में तो साइन था, क्या साइन था सॉइल में? साइन कंपोनेंट नहीं हो सकता यार, मतलब कंपोनेंट तो कुछ भी हो सकता है, साइन कोस वो तो कंडीशन डिपेंडेंट होता है। ऐसे नहीं कि कोस कंपोनेंट ही शेयर कंपोनेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा बस। टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी शेयर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लास्ट वाले में ये था कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट को अगर आप घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज पकड़ के, तो इसका जो एक्सट्रीम, इसमें जो वेरिएशन आएगी वो कैसी आएगी, सेंटर पे 0 होगा शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम होगा आउटर एज पे। ठीक है, शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी, जहाँ पे शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा लास्ट वाले पॉइंट पे, बिल्कुल एक्सटर्नल वाले पॉइंट पे, बिल्कुल बाहर एक्सट्रीम पॉइंट पे। डन? गॉट इट? नाउ वी विल स्टडी इक्वालिटी ऑफ shear stresses। डिस्क क्या है? डिस्क नहीं है ये, इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैंने निकाल के दिखा दिया बाहर आपको। ठीक है, अगर ये आपको समझना है कैसे हो रहा है, तो एक काम करो, एक पेपर लो, पेपर को ना फोल्ड कर लो, ऐसे गोल बना लो पेपर का फोल्ड करके। ठीक है, पेपर पे एक पॉइंट मार्क कर लो, पी पॉइंट।
ठीक है, और इस पी पॉइंट को बिल्कुल अपने सामने रखना, आंखों के सामने, और इसको घुमा दो एक तरफ से क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। ये पी पॉइंट शिफ्ट करके आपकी आंखों के सामने से कहीं नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा ये डिस्क कहाँ घूमेगा, पेपर कहाँ घूमेगा, बिल्कुल एक्सटर्नल वाले पॉइंट पे घूमेगा। और इस पॉइंट के बिल्कुल जिस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हो, सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पे जीरो डिफॉर्मेशन होएगी। अगर ये सॉलिड शाफ्ट होती, पेपर ना होकर अगर ये सॉलिड शाफ्ट होती, तो सेंटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो होता, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ना घूमता, और लास्ट वाला पॉइंट जो है बाहर वाला, वो सबसे ज्यादा घूमेगा। गॉट इट? ये दिखाना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेसेस जो है, इसमें दो कंडीशन होती है। ठीक है, दो कंडीशन क्या क्या है? एक में बोलता है शियर स्ट्रेस ऑन ऑपोजिट फेसेस, ऑफ एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in direction। सेशन ओवर होने वाला है ये वाला, चलो दोबारा ज्वाइन करेंगे एक बार सारे ही। आज तो भी कुछ खास है नहीं, डेरिवेशन कोई है नहीं, तो आज 2 घंटे दोनों का कॉमन लगा लेते हैं, कल से फिर स्प्लिट करेंगे। नेक्स्ट इज, ये तो बेसिक चल रहा है जैसे, shear stresses on adjacent faces। adjacent faces are equal magnitude and have direction। जल्दी नोट करना है 30 से पहले। सच दैट, नोट कर लो, अगले सेशन में समझाऊंगा। सच दैट both stresses point towards or both point away from line of intersection। of their faces। ठीक है, such shear stresses are called complementary shear stresses। जल्दी नोट करो, देन we'll start a session again। ये मैंने 1.5 घंटे का रखा था। नोट करके बता देना। चलो सब लोग जल्दी से आ जाओ। हाँ, तो इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेस क्या बोलता है कि पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे, देखो कि शियर स्ट्रेस ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा कह रहा है शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट फेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन सच दैट बोथ स्ट्रेस point towards or both point away from the line of intersection of their faces। such shear stresses are called complementary shear stresses। देखो, अब आप कोई भी कंपोनेंट ले लो, जैसे आपको याद होगा हमने जब हम shear stress of soil, shear strength of soil की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर हमने अर्थ प्रेशर की बात की थी, तो हमने एलिमेंट उठाए थे, याद है?
एक फुटिंग के नीचे का एलिमेंट उठाया था मैंने अर्थ प्रेशर के केस में, ठीक है, और शियर स्ट्रेंथ में मैंने सॉइल का एक एलिमेंट उठा लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, हमने एक एलिमेंट लिया था ऐसे, ठीक है, या बीम का कोई एलिमेंट है, गॉट इट। इस पे अलग अलग स्ट्रेसेस लगाए थे, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेसेस में अलग अलग लगाए थे। तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात ना करके सिर्फ शियर स्ट्रेस की बात करता हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेते हैं। मैं देखो इस तरफ में दिखा रहा हूँ एक्स एक्सिस है, इस तरफ में वाई एक्सिस है, और बोर्ड के बाहर जो आ रही है दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। अब कह रहा है सिर्फ शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। शियर स्ट्रेस कैसे लगेगा, किसी भी प्लेन के टेंजेंशियल लगता है ना, ठीक है, किसी भी प्लेन के टेंजेंशियल लगता है शियर स्ट्रेस। तो जैसे ये वाला प्लेन की बात करूं, इस वाले प्लेन को मैं एक्स प्लेन बोलूंगा, ठीक है, ये वाला जो प्लेन होगा दिस इज कॉल्ड एक्स प्लेन, और ऐसे ही ये वाला प्लेन भी एक्स प्लेन होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है ये, इस तरफ में एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ में वाई डायरेक्शन है, और इस तरफ में जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक्स प्लेन है वाई में, और ये भी एक्स प्लेन है, ठीक है, अलोंग दिस एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये वाला प्लेन ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों प्लेन कैसे हैं, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ये हैं वाई प्लेन्स, गॉट इट। और एक ये बाहर वाला प्लेन इस तरफ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और एक ये पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर जेड प्लेन्स। समझ गए 3D में। जैसे आप एक रूम में बैठे हो, सपोज करो आपका फेस सामने की तरफ है, ठीक है, तो आपके सामने जो नीचे वाली लाइन आ रही है, ये जो नीचे दीवार और फर्श को जोड़ने वाली लाइन है, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सामने वाली दीवार जो है इट इज वाई प्लेन, आपके पीछे वाली दीवार भी वाई प्लेन, ठीक है, आपके राइट साइड वाली दीवार एक्स प्लेन, लेफ्ट साइड वाली दीवार एक्स प्लेन, छत जेड सॉरी सॉरी एक्स प्लेन है आपके राइट साइड वाली दीवार और लेफ्ट साइड वाली दीवार। सामने वाली दीवार जो है इट इज जेड प्लेन, और पीछे वाली दीवार भी जेड प्लेन। आपकी जो छत है वो वाई प्लेन, आपका जो फर्श है ये भी वाई प्लेन है, गॉट इट। तो अब देखना शियर स्ट्रेस कौन कौन से लग रहे हैं, मैं इनका नोमेनक्लेचर कैसे दूंगा देखना। ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन जो आपके रूम का राइट वाला प्लेन है, राइट वाली जो वॉल है, कौन सा प्लेन है वो, वेरी गुड, इट इज एक्स प्लेन। तो इस वाले प्लेन से, एक्स प्लेन पे से मैं ऊपर छत की तरफ जा रहा हूँ, छत कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है। तो देखो शियर स्ट्रेस कौन से प्लेन में, एक्स प्लेन पे, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई प्लेन, इसको मैं टो एक्स वाई बोलूंगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड टो एक्स वाई। अब देखो ऊपर यहाँ पे एक जनरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर जनरेट कर रहा हूं, इट इज शियर स्ट्रेस कौन से प्लेन में, वाई प्लेन, किस डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन में है ये, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, वेरी गुड, तो इट विल बी कॉल्ड टो वाई एक्स, गॉट इट। ऐसे ही देखना अब इस तरफ में, इस तरफ में अब क्या कह रहे हैं देखो, शियर स्ट्रेस ऑन ओपोजिट फेसेस। अब इस वाले फेस के ओपोजिट फेस कौन सा है, ये वाला, मतलब ये एक्स प्लेन है, इसके ओपोजिट एक्स प्लेन कौन सा है, ये वाला है। तो इस वाले प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस लगेगा, एक तो हमने इस वाले प्लेन पे लगा दिया टो एक्स वाई, एंड इससे ओपोजिट वाले फेस पे जो लगेगा दैट विल बी, अगेन इसका नाम भी क्या होगा, टो एक्स वाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस पे भी लगेगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, इसका भी नाम क्या होगा, टो एक्स वाई। ऐसे ही इस डायरेक्शन में अगर आपने टो बाई एक्स लगाया है तो इससे ओपोजिट डायरेक्शन में इट विल बी टो बाई एक्स। तो क्या कह रहा है पहली कंडीशन कि शियर स्ट्रेस ऑन ओपोजिट फेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है देखो, शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस बोल दो, परपेंडिकुलर फेसेस बोल दो। अगर ये एक फेस है तो इसके एडजेसेंट फेस ये वाला है, या इसके एडजेसेंट फेस ये वाला है, ठीक है। तो एडजेसेंट फेसेस बिल्कुल साथ साथ वाले जो फेस हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो कह रहा है इन एडजेसेंट फेसेस पे
जो शियर स्ट्रेस लगते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल। ठीक है, मतलब ये जो टो वाई एक्स है और ये टो एक्स वाई, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। पहले वाले में तो इसने क्या बताया, टो एक्स वाई इक्वल टू टो एक्स वाई। ठीक है, पहले पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है, टो एक्स वाई जो है वो टो वाई एक्स के इक्वल है, और इसकी जो डायरेक्शन है ना वो इस तरीके से है कि बोथ स्ट्रेसेस, या तो ये दोनों स्ट्रेस पॉइंट टूवर्ड्स और पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर फेसेस। अब टो एक्स वाई इस वाले प्लेन पे लग रहा है, ठीक है, इस वाले प्लेन पे एक्स प्लेन पे, टो वाई एक्स वाई प्लेन पे लग रहा है। इन दोनों प्लेन को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। ठीक है, दिस लाइन विल बी द लाइन जॉइनिंग बोथ दीज प्लेन्स। ठीक है, तो ये दोनों जो शियर स्ट्रेस होंगे इनकी डायरेक्शन या तो इस लाइन की तरफ होगी दोनों की, जैसे इस केस में है, या फिर इन दोनों इस लाइन से अवे होगी। दूसरा केस भी बना देता हूं नीचे। ठीक है, ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है। ठीक है, इस पे लगेगा तो वाई एक्स, ठीक है, और इस पे लगेगा तो एक्स वाई। अब देखो इन दोनों को बीच को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो या तो इनकी डायरेक्शन होगी एक तरफ इस लाइन की तरफ, या फिर इसकी डायरेक्शन होगी इस लाइन से अवे। गॉट इट। सच शियर स्ट्रेसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो ये दोनों जो शियर स्ट्रेस होंगे इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। गॉट इट। समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी, टो एक्स वाई इक्वल टू टो वाई एक्स। डन। देखो अगर तो इसकी ओरिएंटेशन ऐसी है, ये फर्स्ट वाली ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं, मतलब दोनों के साइन टुवर्ड्स दिस लाइन है, देन इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। अगर ये दोनों इससे अवे जा रहे हैं इट इज कॉल्ड नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव शियर, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव शियर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव शेयर कैसा होगा, अगर मैं इसको 2D में दिखाऊं। ठीक है, इन केस ऑफ 2D फाइल शो इट, तो इस वाली डायरेक्शन में टो वाई एक्स, इस वाली डायरेक्शन में टो एक्स वाई। नेगेटिव शेयर को अगर मैं दिखाऊं तो इस वाली डायरेक्शन में टो वाई एक्स, इस वाली डायरेक्शन में टो एक्स वाई। ठीक है, यह बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है कि ये रेफरेंस प्लेन ले लो, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, this is negative y axis, this is positive x axis, this is negative x axis। ठीक है, तो अगर shear stress लग रहा है इस वाली तरफ, ठीक है, तो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। और ये shear stress कहाँ लग रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव y की तरफ जा रहा है, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर कोई shear stress इस तरफ को लग रहा है तो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव x की तरफ। ठीक है, नेगेटिव x की तरफ, तो नेगेटिव होगा। और अगर दूसरा जा रहा है, मान लो इस तरफ जाएगा वो, ठीक है, इस तरफ जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड, अगेन ये नेगेटिव वाई की तरफ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाई की तरफ जाएगा, इस तरफ में जाएगा तो अगेन इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाली जो ओरिएंटेशन होगी, ये वाली ओरिएंटेशन, इसको इस तरफ ना दिखा के ना इस तरफ ही दिखा देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। एक अलग से डायग्राम बना लेना, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इस तरफ में जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, इस तरफ सॉरी नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी जीरो, सॉरी नेगेटिव इन दिस केस, दिस विल बी नेगेटिव शेयर, दिस विल बी पॉजिटिव शेयर। डन।
जल्दी नोट कर लो फटाफट। लास्ट वाला नहीं समझ आया, ओके। कुछ नहीं है यार, आपको बस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है, कौन सा एरो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, ये वाला एरो जो है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है? तो वाई एक्स, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये जो मैंने बनाया इसको भूल जाओ। ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है? राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है? राइट में जा रहा है ना, तो इट इज पॉजिटिव। ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ये नेगेटिव। ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा था नेगेटिव। डन, नोट कर लिया? तो मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, अगर किसी भी पॉइंट पे मैं एक स्ट्रेस कंडीशन दिखाना चाहूं, ठीक है, तो स्ट्रेसेस बेसिकली कितने टाइप के होंगे? फटाफट समराइज कर दो आज का लेक्चर। स्ट्रेसेस कितने तरीके के होंगे? एज ए स्ट्रेन जैसे नहीं है। कैसे स्ट्रेन जैसे, कैसे? स्ट्रेन रेन कुछ नहीं है, अभी स्ट्रेन कुछ नहीं आया। स्लाइडिंग शो के, हाँ ये शियर स्ट्रेस है, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं उसकी। आप ये समझ लो, ये एरो ना होकर के आपका हाथ है और ये नीचे टेबल है। ठीक है, हाँ वेरी गुड अंजना जी। स्ट्रेसेस जो होंगे दो तरह के होंगे, या तो होंगे नॉर्मल स्ट्रेस या होंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी, मान लो कोई एक बीम है, ठीक है, बीम में से कोई एलिमेंट निकाल लो आप, ये बीम है, इसमें से एक कोई छोटा सा पार्ट निकाल लो बाहर। ठीक है, या कोई फाउंडेशन थी उसमें से कोई भी पार्ट बाहर निकाल लो, तो आपके पास एक क्यूबिकल एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस बार इसको। एक क्यूबिकल एलिमेंट होगा आपके पास। ठीक है, इसके कितने फेसेस होंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेसेस? वेरी गुड, इसके 6 फेसेस होंगे। तो देखो ये वाला फेस कौन सा होगा, ये कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन कौन सा है? आपके रूम की राइट वाली वॉल, इट विल बी एक्स 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 प्लेन। ठीक है, और लेफ्ट वाली वॉल भी एक्स प्लेन, ऊपर वाली वाई प्लेन, नीचे वाली वाई प्लेन, आपके सामने वाली जेड, पीछे वाली जेड। गॉट इट? तो यहाँ पर देखो इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इट इज एक्स वाई एंड जेड। दो तरह के स्ट्रेसेस लगते हैं ना हमेशा किसी भी बॉडी पे, किसी भी प्लेन पे दो तरह के स्ट्रेस लगते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस। तो इस वाले प्लेन पे, एक्स प्लेन पे, दो तरह के स्ट्रेस आएंगे। एक तो आएगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, ठीक है, वाई प्लेन में क्या आएगा? सिग्मा वाई। जेड प्लेन में क्या आएगा? सिग्मा जेड। गॉट इट? इनसे अपोजिट प्लेन पे बिल्कुल सेम स्ट्रेस जनरेट होंगे, बिल्कुल सेम। ठीक है, लेकिन मैं दोनों ना दिखा करके एक ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट वाले तो मेरे को पता है ना बराबर होंगे। अपोजिट वाले प्लेन पे जो भी स्ट्रेस लगेगा इसके सेम ही लगेगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा एक्स है, तो कुछ ना कुछ अगर कंस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड कर रखी होगी आपने, तो स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसके अपोजिट रिएक्शन जनरेट होगी। स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब अगर कंस्ट्रेनमेंट होगी, अगर कंस्ट्रेनमेंट नहीं होगी बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी, स्ट्रेस कभी जनरेट नहीं होगा। गॉट इट? ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो अगर इस तरफ में सिग्मा एक्स होगा तो इस तरफ में भी सिग्मा एक्स होगा, लेकिन मैं ना दिखा करके सिर्फ एक ही तरफ का दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स प्लेन है, इस पे एक तो लगेगा नॉर्मल स्ट्रेस, और क्या लगेगा इस प्लेन पे? वेरी गुड, शेयर लगेगा। शेयर कितने तरीके के लग सकते हैं मेरे को ये बता दो। ये प्लेन है एक्स, ठीक है, तो इस एक्स प्लेन से कौन कौन से शेयर लग सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। एक तो टो एक्स से वाई की तरफ 12 क्यों लगेंगे? बारह क्यों लगेंगे? दो लगेंगे। एक तो टो एक्स से वाई की तरफ, और दूसरा शीर्ष लगेगा एक्स से लेके जेड प्लेन पे। ओपोजिट भी तो होंगे, ओपोजिट में बताता रहा हूँ, अभी हम नहीं लेके चल रहे।
ऑपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वली होते हैं ऑपोजिट वाले। डन। चलो दूसरा प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन। जेड प्लेन पे एक तो लगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा जेड, और एक जेड प्लेन से वाई की तरफ जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टो जेड वाई, और एक टो जेड से लेके एक्स की तरफ जो लगेगा टो जेड एक्स। ऐसे ही वाई प्लेन से एक एक्स की तरफ टो वाई एक्स, एक जेड की तरफ टो जेड वाई। वाई जेड नहीं जेड वाई, अपोजिट नहीं लिखना। वैसे तो दोनों सेम होते हैं लेकिन फिर भी अपोजिट नहीं लिखेंगे हम अभी। बोलो समझ आ गया यहाँ तक। वाई जेड नहीं होगा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वाई जेड होगा, वाई जेड होगा, मेरी गलती। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, टोटल हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट पे तीन प्लेन पास कर रहे होंगे उस पॉइंट से, ठीक है, इट विल बी लाइक ए क्यूब, ठीक है, उस पे हमेशा तीन प्लेन पास कर रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस कितने होंगे, एट एनी पॉइंट, ठीक है, वी हैव डैश स्ट्रेस कंपोनेंट्स। जल्दी बता दो यार कितने होंगे। ये पूरा एक पॉइंट है, ये पूरा एक पॉइंट ही है, ठीक है, एक पॉइंट को बाहर निकाला था हमने। वेरी गुड, वी हैव 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ठीक है, 3 6 9, 9 कंपोनेंट होंगे, 18 नहीं होंगे विक्रम जी, 9 ही होंगे, ठीक है। टो वाई एक्स इक्वल होगा, अच्छा डबल नहीं कर रहे आप, नहीं इक्वल फोर्सेस नहीं कंसिडर करनी है अपने को, ठीक है। 9 कंपोनेंट होंगे जिसमें से 3 कैसे होंगे, 3 विल बी नॉर्मल कंपोनेंट। कौन कौन से लिखवाने की जरूरत है, या खुद से लिख लोगे। और 6 कैसे होंगे, शेयर कंपोनेंट होंगे। गॉट इट। 3 नॉर्मल कंपोनेंट, 6 शेयर कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट कौन से होंगे, सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई होगा, सिग्मा जेड होगा, ठीक है। इस सिग्मा एक्स को ना कभी कभी वो चालाक पता है क्या 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 लिखता है, shear stress in x plane in the direction of x plane। कोई नहीं टेंशन मत लो आप, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको कभी कभी ये टो एक्स भी लिख देता है, shear stress in x plane in the direction of x plane itself, ठीक है, ऐसे भी लिख देगा कभी कभी ये इसको, तो समझ जाना कि इसी इसी की बात कर रहा है, ठीक है। देन ए वालों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ए जे वालों को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 6 शेयर कंपोनेंट होंगे, शेयर कंपोनेंट आपको पता है कौन कौन से होंगे, टो एक्स वाई, टो वाई एक्स, टो वाई जेड, टो जेड वाई, टो जेड एक्स, टो एक्स जेड, ठीक है, ये 6 शेयर कंपोनेंट होंगे। अब एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक बार तो क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट आर देयर एट एनी पॉइंट, ठीक है, तो आंसर आएगा नो, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ ले कि
हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस या कंडीशन ऑफ स्ट्रेस? देन कह रहे वैसे तो नो कंपोनेंट होने चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने चाहिए? आपको पता कितने होने चाहिए? नहीं, 3 नहीं, 6 चाहिए अपने को रिप्रेजेंटेशन के लिए भी। ठीक है, 6 कौन कौन से? 3 नॉर्मल, 3 शेयर। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, इनमें से एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे। ठीक है, तो 3 इसके 3 इसके। ठीक है, नोट डाल के लिखना, हैंस हटा देना। ओनली 6 components are required to define state of stress या condition of stress at a given point. ठीक है, और इन 3D भी लिख लेना साथ में, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और अगर मैं यही 2D में चला जाऊंगा तो इन 2D 2 डायमेंशन में क्या करूंगा? 2 ही डायमेंशन है मेरे पास, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, तो वाई एक्स, तो एक्स वाई। ठीक है, टोटल कितने कंपोनेंट हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट कितने? वेरी गुड, 4। और टू रिप्रेजेंट या टू डिफाइन ए कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, वी रिक्वायर, जल्दी फंस गए, ऐसे ही फंसोगे एग्जाम में, फिर फंस रहे हो। कंडीशन ऑफ स्ट्रेस दिखाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए? 3 कंपोनेंट चाहिए, 3 चाहिए। कौन कौन से? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टू एक्स वाई। टू एक्स वाई तो टू वाई एक्स इक्वल होता ही है ना। जैसे यहाँ पर भी देखो 6 कंपोनेंट चाहिए थे, ठीक है, दिखाने के लिए। कौन कौन से? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टू एक्स वाई, टू वाई जेड, टू जेड एक्स। बस 3 कंपोनेंट नॉर्मल, 3 कंपोनेंट शेयर। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स इक्वल होता है, वाई जेड वाई के इक्वल होता है, जेड एक्स जेड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए, ये 3 हटा दिए। वहां पे 6 रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए थे, जबकि होते टोटल 9 थे। ठीक है, और यहाँ पर 4 टोटल होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 3 चाहिए, क्योंकि टू एक्स इक्वल होता है। दैट्स व्हाई वी डोंट रिक्वायर इट। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन आया यहाँ से दोनों लाइन पे, फिर बता रहा हूँ। जहां भी मैं नोट डलवाता हूँ वहां से क्वेश्चन आया हुआ होता है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, प्रॉब्लम है? एक नोट और डालना, स्ट्रेस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है, स्ट्रेस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। अभी टेंसर क्या होते हैं जेई वालों को कोई मतलब नहीं है, एई वालों को यहाँ से समझाऊंगा मैं। ठीक है, कि बटा टेंसर, बस आप जेई वाले याद रखना, सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस जो है वो वेक्टर नहीं है,
वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और इसका ये पैरेललोग्राम लॉ से नहीं निकल पाता। जो वेक्टर होते हैं वो, उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं ऑफ वेक्टर एडिशन, बट यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसीलिए इट इज ए टेंसर। टेंसर इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस टेंसर क्या होगा, स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, क्या ऑर्डर होता है, किसी चीज का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, वो सब यही वालों को बताऊंगा मैं कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए रखेंगे इतना ही। डन। चलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है।